अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जो स्टडी करने लगे हैं जो है वो बेसिकली एंटीना अरेज हैं। अरेज का क्या मतलब है? एंटीना अरेज का जो है कि अगर आपके पास जैसे एक एंटीना है, जैसे डाइपोल एंटीना जो है उसका हमने कहा था कि उसकी डायरेक्टिविटी जो है अभी हमने देखा था कि 1.64 है। जो कुछ एप्लीकेशन में लेट्स से पॉसिबल है कि ये डायरेक्टिविटी या ये गेन जो है, जैसे अगर लॉसलेस एंटीना जो है, तो वो सफिशिएंट नहीं है जो है आपके पास जो है कम्युनिकेशन के लिए जो। तो अगर हम उसका गेन इंक्रीज करना चाहते हैं एंटीना का जो है, तो क्योंकि वो रेजोनेंट डाइपोल है तो उसके अगर आप प्लस से चेंज करेंगे जो है, लेंथ चेंज करेंगे जो है, अगर साइज इंक्रीज करने के लिए जो है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो उसका ही फिर अगर आपने गेन इंक्रीज करना है तो एक तरीका जो है कि आप मल्टीपल जो है आप डाइपोल एंटीना जो है उसको यूज करें जो है, उनके एक अरे बना लें जो है। उस उसको जो अगर मल्टीपल सेम यूजुअली आइडेंटिकल एंटीना होते हैं जो मल्टीपल एंटीना अगर आपके पास है जो है, उन उनको अगर एक ग्रुप ऑफ एंटीना है तो उसको हम अरेज कहते हैं। में दो तरह की अरेज होती हैं आपके पास जो है, अगर ज्योमेट्री वाइज उन्हें डिस्टिंग्विश करें जो है, ये जो है आपके पास जो है लीनियर अरे है जो है, इसमें आपके पास जो है एक लीनियर अलोंग से स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास एलिमेंट अरेंज है, इसके इसमें पैच एंटीना जो है। दूसरी अरे आपके पास जो है प्लेनर अरे है जो है, इसमें आपके पास एक 2 डायमेंशनल ग्रिड होगा जो है, जैसे रेक्टेंगुलर ग्रिड है जो है। उस पे जो है आपके पास ये पैचेस जो है आपके पास हैं जो है, इस केस में 8x8 जो है आपके पास ये पैच है, 64 पैचेस हैं। और इस केस में 1/8 की अरे है जो है, तो ये लीनियर अरे है, इसको हम कहते हैं, इसको हम प्लेन अरे कहते हैं। अगेन जो है मल्टीपल एंटीनाज हैं जो है, ज्योमेट्रिकली हम उनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं जो है। आइदर स्ट्रेट लाइन जो है में है तो हम उनको लीनियर अरे कह रहे हैं जो है, और अगर प्लेनर सरफेस है जो है तो वो हम उसको जो है प्लेनर अरे कह रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन जो अरेज की है जो है, एक एप्लीकेशन मैंने बताई है कि जो डायरेक्टिविटी अगर आपने इंक्रीज करनी हो एंटीना की या गेन इंक्रीज करना है, उसके लिए जब ऑब्वियसली एक एंटीना से जितना गेन मिलेगा जो है, अगर आप लेसे 8 लेसे यहाँ पे लगाए हुए जो है, तो ऑब्वियसली अगर आप सुपरपोजिशन के तौर पे से सोचें जो है, इसका टोटल फील्ड जो है should be 8 टाइम मोर देन दी सिंगल एंटीना, अगर वो इन फेज ऐड हो रहा है ऑब्वियसली जो है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर 8 टाइम स्ट्रॉन्गर है जो है, तो अगर आपको डायरेक्टिविटी याद हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट थी वो जो है वो फार्मूला जो है, तो ऑब्वियसली फिर डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो एक जो है जो एप्लीकेशन जो है अरेज जो यूज करते हैं वो इन गेन इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन जो यूज होती है जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है, जैसे फेज्ड अरे एंटीना जो है, तो अरे आपके पास उसका उसमें अब अरे जो है अरे एंटीना यूज करते हैं, उनके फेजेस को कंट्रोल करके जो है आप बीम को स्कैन करते हैं जो है। तो ये एक और एप्लीकेशन है जो है जिसमें आप अरे एंटीनास को यूज करते हैं। अच्छा, एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है जो है, तो फंडामेंटल एक क्वेश्चन जेन में आता है कि रेडिएशन पैटर्न कैसे निकाला जा सकता है इसका जो। इट टर्न्स आउट के एंटीना का जो रे फैक्टर एंटीना रेज है जो है उनका रेडिएशन पैटर्न अगर आपने निकाला हो तो उसके लिए आप ये पैटर्न मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट करता है कि रेडिएशन पैटर्न ऑफ अरे एंटीना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरे एलिमेंट पैटर्न, यानी जो सिंगल एलिमेंट जो है, जैसे पिछले केस में पैच अरे थी जो है, या अगर डायपोल अरे है जो है, तो एक एलिमेंट का जो पैटर्न है जो है, अगर आपको डायपोल से 8 डायपोल लगे हुए हैं जो, तो उसको हम एलिमेंट कह रहे हैं। जैसे 8 पैचेस लगे हुए हैं तो उसका एक एलिमेंट को हम पैच का एलिमेंट पैटर्न कह रहे हैं। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक फंक्शन से जिसे हम अरे फैक्टर कहते हैं। तो ये बेसिकली पैटर्न मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है, कि अरे पैटर्न इज इक्वल टू अरे एलिमेंट पैटर्न, जो कि जिससे वो कंस्टिट्यूट हो रहे हैं जो है, जैसे डाइपोल है या आपका पैच है जो है, मल्टीप्लाई बाई अरे फैक्टर। तो एलिमेंट पैटर्न तो हम जैसे अगर हाफ वेव डाइपोल है तो उसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न एज इट इज आ जाएगा। इस ये जो अरे फैक्टर है जो है, ये नया जो है, ये इसका क्या मतलब है जो है, अरे फैक्टर जो है जैसे ये करे है जो है पैच अरे है जो है, तो इसमें जैसे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जो है, उसका फंक्शन है जो है। तो अरे फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, जो आपके पास इनकी डिस्प्लेसमेंट है जो है, आपका ये इनका डिस्टेंस कितने पे आपने प्लेस किया इसको जो है, इंटर एलिमेंट स्पेसिंग उसे कहते हैं। तो उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जो है अरे फैक्टर जो, ये जो है जैसे म्यूचुअल प्लेसमेंट या इंटर एलिमेंट स्पेसिंग कह रहे हैं जो।
और थर्ड चीज जो है कि ये जो एलिमेंट है जो है उसको आपने, जैसे अगर मैं एक एलिमेंट लूँ तो, और जैसे एक और एलिमेंट है यहाँ पे, उसको आपने एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, जैसे इसको अगर मैंने 1 वाट दिया हुआ है जो, और इसको जैसे 0.5 वाट दिया हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है जो है। और उसके अलावा अगर ये कम्प्लेक्स हो सके उसका फेज भी हो सकता है। जैसे इसको मैंने 10 डिग्री दिया हुआ है जो फेज जो है, और इसको लेट्स से मैंने 40 डिग्री फेज दिया हुआ है। ये जो आपके पास एक्साइटेशन है जो है, जिसे हम कह रहे हैं जो है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और फेज क्या है जो है हर एलिमेंट का जो, तो वो जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसको जैसे उसके एम्पलीट्यूड, जैसे उसको एम कहते हैं, और फेज जो है जैसे उसको अल्फा कहते हैं जो, तो वो जो है आपके पास जो है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो है अरे फैक्टर जो है। लेकिन आपके पास जो अरे फैक्टर है जो है, एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट टाइप है जो है। अब इस यानी अगर आप डाइपोल इस अरे फैक्टर एक दफा निकाल लें तो, और डाइपोल की जगह आपके पास जैसे ये पैच की जगह अगर आप डाइपोल एंटीना लग जाए यहाँ पे, तो अरे फैक्टर सेम रहेगा जो, क्योंकि अरे पैटर्न जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ अरे एलिमेंट पैटर्न टाइम अरे फैक्टर जो है। तो एलिमेंट पैटर्न जो है वो उसका अलग रोल हमने कर दिया जो है। अरे फैक्टर ओनली डिपेंड ऑन के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, उनकी डिस्टेंस क्या है जो है, और उसका मैग्नीट्यूड फेज क्या दे रहे हैं जो एलिमेंट पैटर्न पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है जो। तो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर एलिमेंट आप यूज करें जो है, तो उसको अरे फैक्टर आप जो है बेसिकली उसका सेम रहेगा। इवन आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि अरे फैक्टर निकालते वक्त जो है, क्योंकि हम ये अजम्पशन यूज कर रहे हैं जो है कि आप एज इफ आप आइसोट्रोपिक एंटीनाज हैं जो आप हैं जो है जो हर तरफ इक्वली रोटेट कर रहे हैं, उस केस में एलिमेंट पैटर्न जो है तो आइसोट्रोपिक पैटर्न एंटीना वो जो है तब भी जो है आप अरे फैक्टर निकाल सकते हैं जो है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट टाइप है जो। अच्छा, तो अब हम जो कैसे इस अभी इस कोर्स में जो स्टडी कर रहे हैं जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर एरे है जो है। ठीक है, तो लीनियर एरे का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो एलिमेंट जो है, एन एलिमेंट हम अजम्पशन है हमारी। और विद यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो इंटर एलिमेंट स्पेसिंग है जो डी है जो है वो एक ही है जो है। यूनिफॉर्म स्पेसिंग है जो है, स्पेसिंग यानी एक जैसी है जो है, और यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड है जो है। एम्पलीट्यूड जो है जैसे सबका आई नॉट ही है जो है। जैसे अगर करंट के टर्म में बात करें तो आई नॉट है, इधर भी आई नॉट है, इधर भी आई नॉट है। फेज चेंज हो सकता है जो है यूनिफॉर्म, यानी हम दो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, यूनिफॉर्म मीन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एंड यूनिफॉर्म मीन यूनिफॉर्म स्पेसिंग। अब इसलिए फेज चेंज हो सकता है, जैसे हम डेल्टा फेज को रख सकते हैं। जैसे इसका फेज अगर हमने कहें कि रेफरेंस के तौर पे 0 डिग्री ले लिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है ये वाला जो एलिमेंट है उसका फेज जो है मैग्नीट्यूड आई नॉट ही है जो, लेकिन फेज जो है जैसे अल्फा है जो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो है जैसे हम कहते हैं 2 अल्फा जो है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है मैग्नीट्यूड आई नॉट है और 3 अल्फा है। तो हम एक प्रोग्रेसिव फेज जो है हम अज्यूम करेंगे कि इसमें है जो एलिमेंट की एक्साइटेशन जो है आपके पास जो है उसमें हम यही अज्यूम करें कि जी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है इसको नंबर 1 कहते हूँ, नंबर 2, नंबर 3 एलिमेंट, नंबर 4 एंड सो ऑन अप टिल n एलिमेंट है हमारे पास टोटल जो। तो हर एक का जो है अगर मैं करंट I1 I2 I3 अप टिल IN कहूँ, सबके जो है मैग्नीट्यूड सेम है जो है, सेम मैग्नीट्यूड है करंट के मैग्नीट्यूड आई नॉट जो है, सबके मैग्नीट्यूड जो है आई नॉट है जो है। लेकिन फेज जो है हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो जो लेट्स से ओरिजिन पे है उसका फेज 0 है जो है, और बाकी जो है अल्फा जो है उस सबका रिलेटिव फेज अल्फा ही है जो, यानी अल्फा माइनस 0 अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा 0 है जो। तो ये बेसिकली फेज शेप बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट हम कह रहे हैं कि अल्फा है जो है, अल्फा 2 अल्फा एंड सो ऑन एन माइनस 1 अल्फा होगा। तो ये हमारी अजम्पशन है, और हमारी अरे जो है हमने अज्यूम कर रहे हैं कि जो है वो जी जी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है जो, और हम किसी फार फील्ड जो पैटर्न पॉइंट है जो है पॉइंट पी जो है लेट्स से जो है, इस पे हम जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है जो है, या इन ऑब्वियसली हम अरे फैक्टर भी देखना चाहेंगे। तो हर हर एलिमेंट से जो है हमने एक वेक्टर ले सकते हैं जो है लेट्स से फार फील्ड पॉइंट पी तक, जैसे एलिमेंट 1 से ले लिया, एलिमेंट 2 से, एलिमेंट 3 से। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है फिर जो है इनमें फर्क कितना है जो है, तो अब हम ये अज्यूम करेंगे ये चूंकि फार फील्ड में हम एज्यूम कर रहे हैं जो है, तो ये सारी रेज जो है पैरेलल हैं जो है। तो अगर आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे जो है, ये जो ये जो डिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं फिर जो है ये एंगल अब क्योंकि थीटा जो है जी एक्सिस से जो,
ये आपके पास डी cos थीटा बनेगा। तो इस वेक्टर में और इस वेक्टर में जो फर्क है जो है उस ये डी cos थीटा का फर्क है। अब इसलिए आगे जाएंगे तो फिर ये फैक्टर बढ़ता जाएगा जो है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आइसोट्रोपिक एलिमेंट है जो है, ठीक है, क्योंकि अरे फैक्टर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एलिमेंट टाइप का जो है। बाद में आप सिंपल टोटल जो रेडिएशन पैटर्न निकालना है एलिमेंट टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो हम ये आइसोट्रोपिक एंटीना अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम यानी अज्यूम कर सकते हैं कि वो आई नॉट, उसका अगर मैग्नीट्यूड था तो वो 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ई नॉट था जो है आपके पास जो है। अच्छा, तो फार फील्ड में जैसे मैंने बताया कि लेट्स से जो एलिमेंट 1 है उसके डिस्टेंस को अगर हम R1 कहें, एलिमेंट 2 का डिस्टेंस R2, एलिमेंट 3 का R3 जो है, तो R2 और R1 जो है लेट्स से उसको हम कह देते हैं कि R है जो है, ठीक है। तो R2 और R1 में जो है जो फर्क है जो है, जो डिस्टेंस वो ये डिस्टेंस है जो कि डी cos थीटा था जो है। इसका मतलब ये है कि R2 माइनस R1 यानी R2 अगर मैं फाइंड करना है तो R1 में से ये डी cos थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा जो। इसी तरह जो है आप अगर हर एक में से यानी R3 जो है विद रिस्पेक्ट टू R जो है, यानी हम ये इसको हम R कह रहे हैं जो, और बाकी सारे जो है इसके रिस्पेक्ट से मेजर कर रहे हैं जो। ये अगर R है तो R2 जो है R माइनस डी cos थीटा था ये जो है, R3 जो है ये डिस्टेंस है जो है, ये वाला जो, इसमें 2D cos थीटा आ जाएगा जो। और इवेंचुअली जो है आखिरी जो एलिमेंट है उसका जो डिस्टेंस है वो R माइनस एन माइनस 1D cos थीटा है। इस तरह ये डिस्टेंस जो है आप रिस्पेक्ट टू दिस R जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट देयर फेजेस जो है, जो फेजेस हैं जो है, ये जो है आपके पास जो है ये रे जब ट्रेवल करेगी जो है जैसे फार फील्ड तक जाएगी जो है, ये तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ये बीटा आर टर्म बनेगी। ये R2 जो है यानी सेकंड जो रे है जो है, जैसे जो एलिमेंट 2 से जा रही है फार फील्ड तक जो है, वो आपके पास उसने बनानी थी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा R2 जो है, उसका फेज आएगा जो। तो R2 जो है हमें पता है कि ये R माइनस डी cos थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जो है R2 की जगह ये R माइनस डी cos थीटा। इसी तरह आप हर टर्म के जो है इस तरह ये जो रे है जो है एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा R3 बनेगी और उसका फेज ये बन जाएगा। इसी तरह ये इंडिविजुअल फेजेस हैं जो है हर एलिमेंट जो है जो वेव ट्रेवल करेगी जो है अब टिल पॉइंट पी फार फील्ड में। अच्छा, अब हम सुपरपोजिशन लगानी है जो है, इन सब को हमने ऐड अप करना है जो है। तो हम अगर सुपरपोजिशन यूज करें जो है तो टोटल फील्ड जो होगा फार फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो शुड बी सम ऑफ ऑल दीज फील्ड जो है। तो हम कह सकते हैं E1 E2 E3 अप टिल En जो है, हमारे पास n एलिमेंट है। तो इंडिविजुअल जो एलिमेंट है जो है उसके उसको हमने अगर हम आइसोट्रोपिक अज्यूम किया हुआ है जो है और उसको लेसे और सिंप्लिसिटी हमने ई नॉट कह देते हैं जो है उसके को जो है। तो ये जो है ई नॉट बाई डेफिनेशन ये है जो आई नॉट 4 पाई आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जो। तो आप जो है एक्सपोनेंशियल ये जो आप ई नॉट इधर से अगर कॉमन ले लें जो है तो इन बिटवीन जो है आप ये चीजें सारी सब्स्टिट्यूट करें इसमें जो है E1 की जगह आप इसमें यानी इसमें इसका फील्ड जो आएगा वो लेट्स से ये E1 जो है आपके पास वो आएगा ई नॉट आपके पास आ जाएगा जो है, और ये जो आपके पास सेकंड आना है जो है E2 जो है वो आपके पास ई नॉट टाइम एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा डी कॉस थीटा आएगा जो। अच्छा, चूंकि हमने वो अल्फा भी अज्यूम किया हुआ है एक फेज रिलेटिव फेज डिफरेंस जो है, तो आप जो है अगर अल्फा 0 जो है तो फिर तो ये सारा जो है रिलेटिव फेज है जो है आपके पास जो है। अगर आपने अल्फा को इनकॉर्पोरेट करना है जो है तो आप ये कर सकते हैं कि पहले का फेज हमने 0 अज्यूम किया हुआ था, पिछली स्लाइड है जो है ये जो है ये पहला एलिमेंट है उसका फेज 0 था जो है, बाकी एलिमेंट जैसे उसका अल्फा था 2 अल्फा 3 अल्फा एंड सो ऑन। तो वो जो है वो फेज भी जो है अब आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसमें। पर नेट रिजल्ट यही निकलता है कि आपके पास टोटल जो फील्ड है जो है वो आपके पास जो इंडिविजुअल फील्ड है जो है आपके पास जो आइसोट्रोपिक एंटीना था टाइम अरे फैक्टर निकलता है जो है। तो इस केस में अरे फैक्टर जो है ये है सिंपल 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे साई प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे टू साई एक्सपोनेंशियल ऑफ जे एन माइनस 1 साई आता है। साई बाई डेफिनेशन जो है ये चीज है जो बीटा डी कॉस थीटा आपके पास
प्लस अल्फा जो है, ये वो फेज है, यानी एक फेज टर्म है जो है जो कि आ रही है। अल्फा जो है आपने याद रखना है कि अल्फा जो है एक्साइटेशन जो है, जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जो है, जैसे आपने कोई साइनोसाइडल सिग्नल अप्लाई किया जो है, उसका फेज है जो है, वो फेज प्लस ऐड हो रहा है ये बीटा डी कॉस थीटा जो है। बीटा डी कॉस जो स्पेशल फेज है जो है, स्पेस में जो है वेव ट्रेवल करेगी उसका फेज है। और टोटल इन दोनों को ऐड होके आपका जो फेज आ रहा है उसको हम साई कह रहे हैं, क्योंकि पहले एलिमेंट का 0 फेज, दूसरे का साई है, तीसरे का आपके पास 2 साई एंड सो ऑन। इसको अगर आप कंसिडर करें ना कि बेसिकली इसको फेजर कंसिडर कर सकते हैं जो मल्टीपल फेजर ऐड हुए हैं जो पहले का अलग से एक फेजर था 1 विद 0 डिग्री जो, सेकंड था एक और फेजर था इसका मैग्नीट्यूड जो है आपके पास 1 था लेकिन फेज 5 है जो है। तो इस और तीसरा जो है आपके पास एक और फेजर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और फेज 2 सही है जो। तो इस तरह आप मल्टीपल फेजर ऐड हो रहे हैं आपके पास जो, उन सबको सम होके आपके पास यार ये फैक्टर बन रहा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप इसको जो है कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जो है, जैसे इसको एक्सपोनेंशियल आप जे साई से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को, और फिर ये जो इक्वेशन अरे फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करें तो आफ्टर सम मैनिपुलेशन आपकी ये टर्म आ जाती है। ये हमारा अरे फैक्टर बनता है जब हमारे पास एलिमेंट ओरिएंटेड है जी अलोंग जी एक्सेस, और ओरिजिन पे हमने एक एलिमेंट रखा है और बाकी एलिमेंट जो है जी एक्सेस पे पड़े हैं जो है, जैसे ये एलिमेंट 1 था 2 था 3 था 4 था जो, ये जो टर्म है जो है, ये जो फेज आ रहा है जो है, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि आप सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं जो है जी एक्सिस के अलोंग जो है रेडिएशन एलिमेंट जो है, जैसे एक एलिमेंट आप यहाँ रखें और एक इधर और एक इधर जो है, जैसे ये 1 2 3 4 और 5 करते हैं, ये ओरिजिन था जो। अब जब सिमेट्रिक होंगे आपके पास जो है उसमें फिर ये टर्म पे कैंसिल हो जाती है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं जो है, डिपेंड यानी अगर आपके पास अगर पोजीशन हम शिफ्ट करें यानी वो सिर्फ उस शिफ्ट को बता रही है कि एलिमेंट जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट से कहाँ है जो, ये फंडामेंटली फिर अरे फैक्टर आपका ये आता है जो आपके पास साइन एन साई बाई 2 और साइन साई बाई 2, और इसमें साई जो है डिफाइंड है जो है ये बीटा डी कॉस थीटा जो स्पेशल फेज था, और अल्फा जो है जो कि आपने जो करंट है उसका फेज है जो। इसको अगर आप प्लॉट करें इसको जो है मुख्तलिफ एन पे जो है, जैसे ये एन इज इक्वल टू 2 पे अरे फैक्टर का प्लॉट है जो, ये n इज इक्वल टू 3 पे अरे फैक्टर का प्लॉट है, और ये आपके पास n इज इक्वल टू 5 पे प्लॉट है, और ये अरे फैक्टर का प्लॉट है n इज इक्वल टू 10 पे। ठीक है, इसको प्लॉट किया हुआ है, इस अरे फैक्टर को प्लॉट किया हुआ हमने जो है, जो कि आपके पास क्या था साइन एन साई बाई 2 ओवर साइन साई बाई 2। यहाँ से अगर एक चीज आप नोट करें, जब n2 था जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें वो 2 है जो है, जब n3 था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है जो, और जब n आपका 5 है तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है जो है, और n जो है लेट्स से 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है जो है। इसका मतलब ये है कि अरे फैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है जो है वो आपके पास जो है अरे फैक्टर का अगर मैक्सिमम फाइंड किया जाए तो वो n पे डिपेंड, वो n आता है इसका मतलब है। तो अगर आपने नॉर्मलाइज करना है इसको जो है, ये नॉर्मलाइज अरे फैक्टर है इसलिए वो 1/n हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि ये पहली ऑब्जर्वेशन ये लिखी हुई है कि अरे फैक्टर जो है कि मैक्सिमम वैल्यू वो n है जो है, और वो आती है साई इज इक्वल टू 0 पे जो है आपके पास। अच्छा नेक्स्ट जो है कि नंबर ऑफ लोब्स कितनी है जो है, और मेजर लोब कितनी है और माइनर लोब कितनी है। तो इस केस में जब n2 था जो है तो एक लोब आपके पास ये जो मेजर लोब बनेगी जो है, और सेकंड ये है जो है तो एक आपके माइनर लोब है, और जब ये की तरह जो है आपके पास, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ लोब जो है वो n-1 है जो है, एक ऑब्जर्वेशन ये n की जो है। तो n2 था तो अच्छा एक चीज इसमें ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ये हाफ ऑफ पोर्शन है जो है, तो एक्चुअल लोब जो है ना आपके पास ये करके बनती है ऐसे करके, जैसे रेडिएशन पैटर्न ये होकर जो, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसको चूंकि प्लॉटिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट की हुई है 360 तक जो है, तो इसलिए जो है फिर आधी लोब जन इधर आई हुई है जो है, और आधी लोब इधर जो है, ये एक ही लोब है जन। तो n2 पे जो लोब्स आ रही हैं अगर मैं कहूँ कि कितनी लोब्स हैं, तो वो आपके पास n-1 जो है, यहाँ पे 1 लोब आ रही है जहाँ पे, तो इसमें एक ही लोब है जो है जो कि मेजर लोब है जो है। n3 में जो है आपके पास 2 लोब्स हैं जो है, एक ये
और एक ये जो है जो कि मेजर लोब है, और एक और लोब है जो कि साइड लोब्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल लोब n-1 होती हैं जो है, जिसमें से 1 मेजर लोब होती है और n-2 साइड लोब्स होती हैं, ये कह रहे हैं। तो उसका मतलब है कि n जब 3 होगा तो एक लोब जो है आपके पास, टोटल लोब n-1 है जो है, जो कि 2 लोब बननी चाहिए, और उनमें से एक मेजर होगी और n-2 जो है साइड लोब लेवल है। इस तरह जो है ऐसे n10 के लिए जो है आपके पास 8 साइड लोब लेवल होनी चाहिए जो है, यानी n-2 जो है आपके पास साइड लोब लेवल्स हैं, साइड लोब्स हैं। इसमें देखते हैं कितनी है जो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 साइड लोब लेवल्स हैं n-2, और एक जो है आपके पास जो है मेजर लोब है। टोटल लोब जो है n-1 है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें जो है कि जो अरे फैक्टर है जो है उसमें जो मेन बीम डायरेक्शन है जो है, यानी उसका मैक्सिमम हम कह रहे थे उसकी वैल्यू तो आपका n होती है, और वो आता कहाँ है जब साई की वैल्यू 0 होती है। जब साई की वैल्यू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा अरे फैक्टर का। अच्छा, अब इसको जो मेन बीम डायरेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाई चेंजिंग दी रिलेटिव करंट फेज जो है, क्योंकि साई डिपेंड कर रहा है बीटा डी कॉस थीटा प्लस अल्फा पे। बीटा डी कॉस थीटा अल्फा, ये डी तो चेंज नहीं कर सकते, जब आपने अरे बना दिया जो, तो ये डिस्टेंस था जो एलिमेंट टू एलिमेंट वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अल्फा जो है आपके पास जो है, ये आप जो करंट दे रहे थे जो है, जैसे पहले को आपने 0 दिया था, इसको आई नॉट अल्फा था, तीसरे को आई नॉट 2 अल्फा था, ये रिलेटिव फेज अल्फा था हर दो एलिमेंट के बीच में। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो, जैसे पहले अल्फा दिया था फिर कुछ और चेंज करके जो है जैसे कुछ और करते हैं 2 अल्फा करते हैं। इसकी मदद से वो कह रहे हैं कि आप मेन बीम डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से बेसिकली ये फंडामेंटल जो है उसको आप कह सकते हैं कि फेज्ड अरे एंटीना जो है उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक है जो है, कि आप एक्साइटेशन के जो फेज है उसको कंट्रोल करके मेन बीम की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। कैसे करते हैं जो है, अच्छा जैसे इसमें पहले हम दो टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं जो, अच्छा हमारा जो है था जो अरे पड़ी हुई थी जी एक्सिस पे थी, ठीक है, ये मेरा जी एक्सिस था, और जो अरे था अरे एक्सिस जो था उसको हम कह सकते हैं वो जी एक्सिस है, और ये मेरा थीटा था। अच्छा, हम कहते हैं कि दो तरह की अरे हो सकती हैं जो है, एक को हम एंड फायर अरे कहते हैं जो है, और एक को ब्रॉड साइड अरे कहते हैं। उनमें फर्क क्या जो है, रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा जो है। अगर एक ऐसी अरे है जिसका रेडिएशन पैटर्न जो है अरे के एक्सेस के साथ अलाइंड है जो है, यानी थीटा 0 पे है या थीटा 180 पे है, उसको हम फिर एंड फायर अरे कहेंगे जो उसकी मेन लोब जनी जो है आपके पास अरे एक्सेस के अलाइंड है। वेयर एज एक ऐसी अरे जिसका रेडिएशन पैटर्न जो है अरे एक्सेस से आपके पास 90 डिग्री या ऑर्थोगोनल है जो, तो यानी वो थीटा 90 पे उसकी मेन लोब है, उसको हम ब्रॉड साइड अरे कहेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं जो है, एंड फायर अरे और आपके पास जो है ब्रॉड साइड अरे। उसकी अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपके पास जैसे लॉग पीरियोडिक या जो आपके पास यागी एंटीना जो है उसका ये अरे एक्सिस है, उसमें रेडिएशन पैटर्न जो है उसका इस तरह बनता है जो है, यानी अरे एक्सिस के पैरेलल बनता है जो है, तो ये बेसिकली एंड फायर अरे है जो है। तो यागी एंटीना जो है उसको हम कह सकते हैं कि एंड फायर जो है उनका पैटर्न होता है। वेर एज अगर जैसे आप हान एंटीना ले लें जो है, उसकी अरे बना लें, जैसे जैसे मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, ये उसका अरे एक्सिस है जो, लेकिन उसका रेडिएशन पैटर्न जो है अगर आप देखेंगे जो है वो इस तरह बनता है जो अरे एक्सिस के उसके ऑर्थोगोनल बनता है जो, ये हार्न अरे जो है ये आपकी फिर जो है ब्रॉड साइड अरे है जो, तो वो डिपेंड यानी अरे एक्सिस के अगर आप ऑर्थोगोनल रेडिएशन पैटर्न बन रहा है यानी मेन लोब बन रही है तो हम उसको ब्रॉड साइड कहेंगे जो है, और ब्रॉड साइड का मतलब है फिर कि थीटा 90 है जो है, ठीक है, अरे एक्सिस के रिस्पेक्ट से 90। और एंड फायर का मतलब है कि अरे एक्सिस जो है, लेट्स हम अज्यूम करें कि अरे एक्सिस जी एक्सिस पे है जो है आपके पास, तो थीटा 0 और थीटा 180 है। अच्छा, तो अब हमने जो है अगर ये अरे फैक्टर हमारे मौजूद है जो है, हमने एक ऐसी अरे लेट्स बनानी है जो थीटा 90 पे जो है उसकी मेन लो पाई जो है, और हम कह रहे हैं कि अल्फा जो है हम चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का जो मर्जी है, तो क्या हम अरे फैक्टर
ऐसा बना सकते हैं जिसका जो है यानी मेन बीम जो है यानी ब्रॉड साइड या थीटा 90 पे होता है। उसके लिए जो है हमने अगर ब्रॉड साइड बनाना है जो है तो मेन बीम की डायरेक्शन कब आती है जो है जब साइज 0 होता है तब अरे फैक्टर का मैक्सिमा आता है। और मैक्सिमा का मतलब ये है कि आप मेन बीम की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि साई जो है जो मेन बीम की डायरेक्शन है जो है उसको 0 पुट किया हमने जो, और बीटा डी कॉस थीटा अल्फा जो है। अगर हमसे ये कहा जाता है कि आपने ब्रॉड साइड के लिए डिजाइन करना है रेडिएशन पैटर्न के लिए, तो थीटा में 90 रखना है जो, ठीक है। थीटा जब 90 रखेंगे जो है आपके पास इस एक्सप्रेशन में जो, तो इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 0 निकलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ब्रॉड साइड एलिमेंट डिजाइन करने हैं जो, तो आप क्या करें कि जितने एलिमेंट थे आपके पास जो है, जैसे ये सारे मेरे अरे थे जो है, तो आपको सबको आई नॉट दे दें। फेज जो है रिलेटिव फेज आपने 0 0 देना है जो, ठीक है। ये सबका फेज जो है आपके पास 0 होना चाहिए तो रिलेटिव फेज जो है, तो उससे उसका क्या होगा कि आपकी जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा फिर जो है, ये अगर जी एक्सिस पे है तो रेडिएशन पैटर्न इसके ऑर्थोगोनल बन जाएगा, यानी रेडिएशन पैटर्न ब्रॉड साइड में होगा अगर आप इन फेज एक्साइट करते हैं। अब इसलिए आप अल्फा जो अगर चेंज कर लें, एक वेरिएबल फेज शिफ्टर लगा लें जो है, तो फिर आप जो है मेन बीम की डायरेक्शन पे चेंज कर सकते हैं उसके। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो है उसको देखते हैं जो है कि आपके पास 8 एलिमेंट लीनियर अरे है जिनकी स्पेसिंग हमें पता है λ/2 है, एंड दे आर एक्साइटेड विद इक्वल एम्पलीट्यूड, जैसे आई नॉट से एक्साइट हो रहे हैं to steer the main beam direction to 30 degree below the broadside direction जो है। अच्छा, what should be incremental phase delay between adjacent element, यानी आइडिया ये है कि आपके पास 8 एलिमेंट की अरे है जो है, ऐसे ये 8 एलिमेंट है जो, ठीक है। लेट्स अज्यूम करें कि वो जी एक्सिस पे है। अच्छा, ये थीटा जो है ब्रॉड साइड का मतलब ये है कि आपके पास जो है यानी आपके पास थीटा 90 डिग्री को जो है आपके पास ब्रॉड साइड कहते हैं जो, ठीक है। तो ये ब्रॉड साइड डायरेक्शन है। तो ब्रॉड साइड को हम कहेंगे कि थीटा जो है वो 90 डिग्री पे जो है उसको ब्रॉड साइड कह रहे हैं। अच्छा, दे कह रहे हैं कि दे टू स्टीयर द बीम टू अ डायरेक्शन 30 डिग्री बिलो ब्रॉड साइड। 30 डिग्री बिलो का मतलब होगा कि जैसे 90, अगर यहाँ तक हम 90 आ गए थे जो 30 डिग्री मजीद नीचे जाना है जो, तो यानी हम ऐसी बीम चाह रहे हैं कि रेडिएशन पैटर्न इस तरह करके बने जो मेन बीम की डायरेक्शन जो है ये मजीद 30 डिग्री हो, यानी टोटल एंगल जो है ये जो है आपका 120 डिग्री बनना चाहिए थीटा जो है। और उसके लिए हमने अल्फा निकाल कर बताना है कि अल्फा यानी जो एलिमेंट के फेजेस हैं जो है मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया कि सारे आई नॉट ही होंगे, लेकिन रिलेटिव फेज जो है जैसे अगर इसका 0 है तो ये अल्फा है जो है, जैसे ये 2 अल्फा है एंड सो ऑन 8 अल्फा, आखिरी एलिमेंट जो है आई नॉट 8 अल्फा होगा जो, वो अल्फा क्या होना चाहिए जो है इंक्रीमेंटल फेज उसे कह रहे हैं जो है, वो अल्फा जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए अगेन सिंपल है जो है आप जो है साई जो है जो कि मेन बीम डायरेक्शन बताता है रे फैक्टर की, वो आप कहेंगे बीटा डी कॉस थीटा प्लस अल्फा है जो है, ठीक है। ये आपके पास चीज आपने जो है थीटा जो है हम चाह रहे हैं जो है जिसमें मेन बीम की डायरेक्शन है वो 120 डिग्री है। साई जब 0 होता है जो है तब आपकी मेन बीम डायरेक्शन आती है। तो अब बीटा डी निकालने जो है, बीटा क्या होता है 2 पाई/λ टाइम डी उन्होंने बताया हुआ है इंटर एलिमेंट स्पेसिंग जो, वो λ/2 है जो है। आपने जिस एंगल पे करना है वो cos 120 डिग्री है जो है, ठीक है। आपके पास ये 120 डिग्री पे मेन बीम रखनी है आपने, प्लस अल्फा ये एक अननोन है जो आपके पास। इधर से फिर आपके पास ये कितना बन जाएगा, कट जाएगा और पाई आ जाएगा जो, ये 180 और cos 120 जो है -0.5 आ जाएगा जो, प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू जो है आपने 90 डिग्री अगर रखें जो एलिमेंट फेज जो है, इन पहले को 0 दें, दूसरे को 90, तीसरे एलिमेंट को 180, चौथे एलिमेंट को 270। ये अगर आप इन फेज रखें और एम्पलीट्यूड यानी करंट के मैग्नीट्यूड सेम रखें और इंक्रीमेंटल फेज ये या प्रोग्रेसिव फेज ये 90 डिग्री रखें, तो फिर आपकी बीम जो होगी जो है आपके पास जो है ये 120 डिग्री पे जो है जी एक्सिस से आपके पास होगी। इस तरह मेन बीम की डायरेक्शन जो है डिपेंडिंग अल्फा को कंट्रोल करके जो है मेन बीम की डायरेक्शन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जो है एंड पे जो है कुछ एग्जांपल्स है अरे एंटीना की जो है, वो मैं थोड़ी सी वो डिस्कस कर दूँ जो है। ये प्लेनर अरे एंटीना जो है ये सम टाइम बैक जो है मैंने डिजाइन की थी जो है।
तो ये ग्राउंड सेंटर रडार एंटीना की एग्जांपल है जो इसमें टोटल 192 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट इधर हैं, 12 इधर हैं जो है। और आपके पास जो है इसके जो की हमने जो डिजाइन पैरामीटर्स से जो है इसके सालों लेवल्स हमने कम करने थे जो, और गेन हाई रखना था और एक फैन शेप भी अचीव करनी थी। तो ये अगर आप देखें जो है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल प्लेन में डिफरेंट है जो है। तो जितने एलिमेंट जब ज्यादा होंगे इतना फोकस ज्यादा करेगा उस प्लेन में। जिस अब चूंकि ये आपके पास जैसे इसको मैं अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना दूं, जैसे इसको हम z कह देते हैं और इसको जैसे x पर कह देते हैं, तो आपके पास जो है और लेट्स से y जो है लेट्स से डाउनवर्ड है जो है। तो आपके पास जो है एक्स वाई प्लेन जो है ठीक है जो है जिसमें ये ज्यादा एलिमेंट है 16 एलिमेंट है जो है, तो वहाँ पे नैरो बीम होगी जो है क्योंकि एलिमेंट ज्यादा है जो है। और आपके पास जो है ये जो प्लेन है वाई जी प्लेन है जो है, ये प्लेन जो है इसमें कम एलिमेंट 12 है, तो उसमें आपके पास बीम ब्रॉडर होगी जो है। इससे भी यानी एक फैन शेप बीम जो है आपके पास बनेगी जो है, तो इस तरह करके कुछ होगी ठीक है जो, यानी एक पे प्लेन में ब्रॉडर बीम बनेगी और एक प्लेन में जो है आपके पास नैरो बीम बनेगी। और गेन जो है चूंकि ये बहुत सारे एलिमेंट सुपरपोजिशन हो रही है जो है, तो उससे फिर आपके पास जो है गेन इंक्रीज करेगा जो। साइलो लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि एम्पलीट्यूड जो है एक जैसे नहीं रखने पड़ते, यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड से उसके लिए हमें टेपरिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको याद हो जो है अगर जैसे डीएसपी से जो है कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड की लेसे टाइम डोमेन में लेसे आपके पास है अरे यानी पल्स है जो है, तो उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे तो आपका सिंक फंक्शन बनता था। ऑन दी अदर एंड लेसे अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म लेसे ट्रायंगुलर टाइप की जो है लेसे एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर पे 1 है, इसमें तो सारे 1 थे जो है, सेंटर पे 1 है बस, इधर 0.5 है इधर 0.5 है, ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। इसका जो अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे जो है उसके साइलो लेवल कम हो जाते थे। तो एंटीना जो जो करंट करंट के एम्पलीट्यूड है और जो रेडिएशन पैटर्न है जो एंटीना में जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है बेसिकली। करंट अगर आपने इसका मतलब है कि आप उसके एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे जहाँ पे, तो और जो रेडिएशन पैटर्न है मैं कह रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं जो है, तो वहाँ पे फिर आपके साइलो लेवल्स कम होंगे। तो साइलो लेवल को फिर कंट्रोल करने के लिए करंट के एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसका जो इंडिविजुअल एलिमेंट है जो है ये जो है वो एक फोल्डेड डाइपोल एंटीना जो है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है। तो ये स्ट्रिप लाइन टाइप का स्ट्रक्चर है जो इसमें ये एच शेप है, उसको एक फीड लाइन से जो है उसको एक्साइट किया गया, उसका इंडिविजुअल का रेडिएशन पैटर्न ये है जो है, इवेंचुअली ये अरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका टोटल रेडिएशन पैटर्न आएगा। और वो जो मैं कह रहा था कि एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करना है जो है उसके लिए आपको फीड नेटवर्क डिजाइन करना पड़ता है ठीक है। ये गोल्ड प्लेट एंटीना इधर से फीड नेटवर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन एक्चुअली ये जो है इसकी 2 लेयर्स हैं जो है, तो सेंटर लेयर पे जो है ये फीड नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। यहाँ से आपके पास जैसे जो भी सिग्नल आएगा जो है वो आपके पास डिवाइड होगा यहाँ पे जो है, फिर आपके पास यहाँ डिवीजन हो रही है जो है, और फिर डिवीजन हो रही है जो है। इस तरह मल्टीपल डिवीजन होते होते जो है इवेंचुअली जो है आपके पास आपने 192 एलिमेंट को इस तरह एक्साइट करना है। अच्छा उसके अलावा जो है फेज अरे एप्लीकेशन जो ये मैंने बताई थी कि अरे के फेज को कंट्रोल करके आप उसकी मेन बीम की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए फेज अरे जो है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है उसका मेन बीम डायरेक्शन जो है आप फिर जो है जो एंटीना जो है ऐसे अगर आपने एक फेज अरे लगाई हुई है जो है, तो उससे आप मुख्तलिफ टारगेट जो है जैसे मिसाइल्स हैं आपके पास जो है, आपके एयरक्राफ्ट है जो है, और जैसे ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है जो है, तो सबको अगर आपने साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करना है जो है इससे जो है, तो आप मेन बीम की डायरेक्शन को तेजी से जो है इससे मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रीम भी हो सकती है लेकिन वो स्लो होती है जो है। तो फेड अरे रडार जो है उसका फायदा ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे आपके पास फास्ट मूविंग टारगेट्स हैं जो है, जैसे आजकल वो है कि उन्हें कहते हैं जो मिसाइल्स हैं, जो कौन से मिसाइल वो मिसाइल आ गए हैं वो जो है जो एट टाइम सुपरसोनिक सर, सुपरसोनिक उन्हें कहते थे, कौन सा कहते थे जो वो जो रशिया ने बनाए हुए हैं जो, यानी उनका नाम मुझे भूल गया जो है। तो बहरहाल ब्रह्मोस। हाँ वो जो है उनकी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा थी, वो वाले बहुत तेज 8 मैच यानी 27 टाइम मैक या उस तरह के यानी अगर स्पीड अगर बहुत फास्ट मूविंग टारगेट है तो उसमें अगर आपने ऐसा रेडार लगाया जो मैकेनिकली मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उस वो डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको जो वो इतनी देर में वो टारगेट पे मूव हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जो है फिर चाहिए आपको जो, और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग जो फंडामेंटली उसका जो प्रिंसिपल है
उसकी कम्प्लेक्सिटी तो ज़्यादा है, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आपने मल्टीपल एलिमेंट बनाते हैं जो है, और हर एक के फेज यानी जो एक्साइटेशन के उसका फेज है उसको कंट्रोल करते हैं जो है, उससे आपकी बीम जो है मूव करती है। ये कुछ और एग्जांपल है जो है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए जो है फेज अरेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो पेशेंट को जैसे यहाँ आएगा तो उसकी करेंगे जो है। और अगर आपने ऐसे एक्सप्लोर कभी किया है जो है, तो रेडियो टेलीस्कोप जो है, ये जो अरे जो है ये एक वेरी लार्ज अरे कहलाती है जो है, जिसको हम VLA कहते हैं। ये है जो है, ये तकरीबन वाई शेप टाइप का इसका पैटर्न है जो है, और ये 27 पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है जो है हर जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है यहाँ पे वो 82 फीट का है जो है, या 25 मीटर का जो है। और ये टोटल अरे जो है इसका जो है रेडियस है बहुत बड़ा है जो है, 21 किलोमीटर है, यानी ईच आर्म है जो है, ये 21 किलोमीटर, ये 21 किलोमीटर, और ये 21 किलोमीटर है जो है, तो ये एक बहुत बड़े एरिया पे है जो है ना। तो इसका जो मेन ये जो पर्पज है इसका, ये इसको रेडियो टेलीस्कोप के तौर पे यूज करते हैं जो है। तो आपने जैसे यानी कोई रेडियो सोर्स है जो है, उसका कोई सिग्नल जो है जैसे एस्ट्रोनॉमिकली आपने डिटेक्ट करना है, तो इस तरह की एरियाज फिर हमें लगानी पड़े। तो दो फेमस है, एक ये वेरी लार्ज अरे काफी फेमस है जो है, और एक रिसेंटली इन्होंने एक और बनाई है जो इसको स्क्वायर किलोमीटर अरे कहते हैं जो, ये भी एक रेडियो टेलीस्कोप है जो है। इसमें ये देखें, ये एक जो है ना उसका एक एलिमेंट है जो है, फिर ये एक और है जो है, फिर एक और है जो है, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका एक जो जूम इन वर्जन है ये है जो है इसका जो, उसके बीच में देखें एक में जो है बहुत सारे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं जो है, यानी इसके अंदर जो है ये बेसिकली इससे भी, या अगेन इसका भी पर्पज जो है रेडियो टेलीस्कोपिंग ही है जो है, ताकि वो एक्स्ट्रा यानी रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से जो है अगर आपके एस्ट्रोनॉमल को कुछ सोर्स है जो है उसको डिटेक्ट कर सकें फिर। तो ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन थी जो है अरे एंटीना की जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो थोड़ा सा एक हम एक और चीज रह गया जो है, छोटा सा एक टॉपिक फेज ट्रांसमिशन इक्वेशन का जो है, यानी एक फंडामेंटल क्वेश्चन यानी जेन में ये आता है ना कि जैसे अगर आपने को डिजाइन करना हो, जैसे दो टावर है आपके पास जो है, तो आपने वहाँ पे आप ऐसे एंटीना डिजाइनर है तो वहाँ पे दो एंटीनाज लगाने हैं जो है कि, और आपसे ये पूछा गया है कि जैसे कितना डिस्टेंस रखें टावर, तो दूसरा टावर कितनी दूर लगाएं हम जो है, जैसे आपको एंटीनास पता है, गेन उनके पता है, और रेडिएटेड पावर भी पता है, तो कितनी दूर तक वो ट्रांसमिशन होगी, रिलायबल ट्रांसमिशन जो। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है जो। एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे डिस्टेंस पहले का ही फिक्स है टावर टू टावर, तो एंटीना चूज करना है आपने जो है, कौन सा एंटीना का गेन कितना होना चाहिए कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो जो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है फिर ट्रांसमिशन इक्वेशन यूज की जाती है, जिसको यानी कम्युनिकेशन लिंक बेसिकली उसे बताया जाता है कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो भी सकेगी कि नहीं जो है। वो टॉपिक जो है एक आखिरी टॉपिक रह गया जो है, तो वो हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में करके जो है फिर हम फिर खत्म करेंगे फिर इसको उसको जो है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में जो है इनफ है जो है।